हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मैं हूं आपके साथ शताक्षी सिंह। आज तारीख है 15 नवंबर की और दिन है बुधवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। पूर्वोत्तर भारत में अगले 3 दिन होगी जमकर बारिश। जम्मू कश्मीर के लिए IMD का अलर्ट। चीन और पाकिस्तान के बीच होगा अब तक का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास। भारत की पैनी नजर। आज थम जाएगा MP में चुनाव प्रचार। प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरी बार की प्रदेश वासियों से अपील। कांग्रेस को भी लिया आड़े हाथ। गाजा के सबसे बड़े अस्पताल में घुसी इजरायली सेना। गेट पर हमास के आतंकियों को किया ढेर। तहखाने और कमरे में छापेमारी। कंगाल पाकिस्तान की हुई कमाई। रूस के साथ युद्ध के लिए यूक्रेन को बेचे हथियार। 2 अमेरिकी कंपनी से किया था सौदा। अक्टूबर में भारत का निर्यात 6% बढ़ा। आयात में हुई बढ़ोतरी तो देश के व्यापार में आई कमी। इसरो में ड्राइवर के पदों पर निकली भर्ती। अधिकतम आयु 35 साल, सैलरी 60,000 से ज्यादा। बॉक्स ऑफिस पर टाइगर 3 की मजबूत पकड़। तीसरे दिन छापे इतने करोड़ नोट। शुभमन गिल बिना आउट हुए। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेमीफाइनल मैच से लौटे ड्रेसिंग रूम। कप्तान रोहित ने बुलाया मैदान में वापस। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी जिलों और उत्तर तटीय उड़ीसा में बुधवार को भारी बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में 15 से 17 नवंबर तक बारिश की भी भविष्यवाणी की है। IMD के मुताबिक उत्तरी जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और हल्की बारिश की संभावना है। IMD की वरिष्ठ वैज्ञानिक सोमा सेन ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया है और उत्तर की ओर चला जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में 15, 16 और 17 नवंबर को बारिश हो सकती है। सेन ने कहा कि पश्चिम बंगाल के दक्षिणी जिलों और उत्तरी तटीय उड़ीसा के जिलों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तरी जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और हल्की बारिश हो सकती है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय नौसेना पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास में भाग लेने वाले चीनी पनडुब्बी और युद्धपोतों की आवाजाही पर कड़ी नजर रख रही है। सरकारी सूत्रों ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। मल्का जलडमरू मध्य के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से ही नौसेना चीनी प्लेटफॉर्मों पर नजर रख रही है। चीन की PLA नौसेना ने पाकिस्तान के साथ सी गार्जियन अभ्यास के लिए फ्रंटलाइन युद्धपोतों और एक पनडुब्बी सहित कई प्लेटफॉर्मों को तैनात किया है। सूत्रों ने कहा कि भारत की व्यापक समुद्री डोमेन जागरूकता के हिस्से के रूप में नौसेना राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के अनुरूप हिंद महासागर क्षेत्र में सभी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखती है। मिडिल ईस्ट में बढ़े तनाव के बीच चीन और पाकिस्तान हिंद महासागर क्षेत्र में अपना अब तक का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार यह अभ्यास उत्तरी अरब सागर में शुरू हुआ। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने सी गार्जियन के तीसरे संस्करण के लिए एक विध्वंसक और 2 आधुनिक फ्रिगेट, एक पारंपरिक हमला पनडुब्बी और एक पनडुब्बी सहायता जहाज भेजा है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, MP में आज चुनाव प्रचार रुक जाएगा। 2 दिन बाद यानी 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं। जनसभाओं और वादों से वोटर्स को लुभाने का केवल आज यानी 15 नवंबर की शाम तक का समय बचा हुआ है। आज शाम 6 बजे के बाद मध्य प्रदेश में और 5 बजे छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आखिरी बार मध्य प्रदेश के मतदाताओं से भाजपा को वोट देने की अपील की। मध्य प्रदेश ने X पर प्रदेशवासियों के लिए एक संदेश जारी किया। इसमें उन्होंने MP के सभी मतदाताओं के विकसित MP के लिए, विकसित भारत के लिए भाजपा को चुनने के लिए और कमल को चुनने का आग्रह किया। विदेशी खबरों की बात करें तो गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा में इजरायली सैनिक बुधवार को दाखिल हो गए। अस्पताल में मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि इजरायली सैनिकों ने कमरों और तहखाने की तलाशी ली। साथ ही अस्पताल के गेट पर झड़प भी हुई। इजरायली सैनिकों का दावा है कि हमास के आतंकी अस्पताल के नीचे सुरंगों में छिपे हुए हैं, जबकि हमास इससे इनकार करता रहा है। इसी को लेकर इजरायली सेना ने अस्पताल पर धावा बोला है। गाजा के अधिकारियों ने कहा कि इजरायली सैनिकों की घेराबंदी की वजह से 3 नवजात सहित कई मरीजों की मौत हो गई। हालांकि इजरायली सेना ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि हमने अस्पताल के गेट पर हमास के लड़ाकों को मारा और हम चिकित्सा आपूर्ति लेकर आए थे।
इजरायली सेना ने कहा कि अस्पताल में घुसने से पहले हमास के आतंकवादियों के साथ लड़ाई हुई, जिसमें हमास के आतंकी मारे गए। उन्होंने कहा कि हम अस्पताल के लिए इंक्यूबेटर, शिशु के लिए आहार और चिकित्सा आपूर्ति लेकर आए थे, जिसे सफलतापूर्वक पहुंचा दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये चीजें जरूरतमंदों तक पहुंच सकें। अगली खबर की तरफ नजर डालेंगे। देखिए, नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने कथित तौर पर पिछले साल 2 निजी अमेरिकी कंपनियों के साथ हथियार सौदे में 364 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए थे। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान को ये कमाई रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन को गोला बारूद की आपूर्ति करने से हुई है। बीबीसी उर्दू ने सोमवार को रिपोर्ट में जानकारी देते हुए बताया कि एक ब्रिटिश सैन्य मालवाहक विमान ने युद्धग्रस्त देश के हथियारों को आपूर्ति करने के लिए रावलपिंडी में पाकिस्तान वायुसेना बेस नूर खान से साइप्रस, अक्रोटिरी और में ब्रिटिश सैन्य अड्डे और फिर रोमानिया के लिए कुल 5 बार उड़ान भरी। हालांकि पाकिस्तान ने लगातार इस बात से इनकार किया है कि उसने रोमानिया के पड़ोसी देश यूक्रेन को कोई गोला बारूद मुहैया कराया है। अमेरिकी संघीय खरीद डेटा सिस्टम से अनुबंध के विवरण का हवाला देते हुए बीबीसी की रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान ने 155 मिलीमीटर गोले की बिक्री के लिए ग्लोबल मिलिट्री और नॉर्थरोप ग्रुमन नाम की 2 अमेरिकी कंपनियों के साथ 2 अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियार उपलब्ध कराने के इन समझौतों पर 17 अगस्त 2022 को हस्ताक्षर किए थे। वहीं बुधवार को भारत निर्यात के सरकारी आंकड़े जारी हुए हैं। इन सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस साल अक्टूबर में भारत का निर्यात 6.21% बढ़कर 33.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। ये पिछले साल 31.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारत में आयात के साथ निर्यात में भी बढ़ोतरी हुई है। अक्टूबर में भारत का आयात बढ़कर 56.03 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि अक्टूबर 2022 में ये 57.91 बिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया था। वहीं देश का व्यापार गिरकर 31.46 अरब डॉलर रहा। इस वित्तीय वर्ष की अप्रैल-अक्टूबर अवधि के दौरान निर्यात 7% घटकर 244.89 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। पिछले 7 महीने की अवधि के दौरान देश का आयात 8.95% गिरकर 391.96 अमेरिकी डॉलर रह गया। वहीं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की तरफ से ड्राइवर की भर्तियां की जा रही हैं। इस भर्ती के जरिए 18 पदों पर पोस्टिंग की जाएगी। इसमें लाइट व्हीकल ड्राइवर के 9 पद और हैवी व्हीकल ड्राइवर के 9 पद हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट vssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसमें योग्यता जो मांगी गई है वो है लाइट व्हीकल ड्राइवर की, उसमें SSLC, SSC मैट्रिक और 10वीं पास। इसके अलावा वैलिड LVD लाइसेंस, लाइट व्हीकल ड्राइवर के रूप में 3 साल का अनुभव। वहीं हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए जो योग्यता मांगी गई है वो है SSSC 10वीं पास, वैलिड HVD लाइसेंस, वैलिड सार्वजनिक सेवा बैज। इसमें आयु सीमा जो है वो 18 से 35 साल रुपए की है। 500 रुपए का इसका फॉर्म है। चलिए बात कर लेते हैं मनोरंजन जगत की। सलमान खान और कटरीना कैफ की फिल्म टाइगर 3 का जादू इस समय फैंस के सर पर चढ़कर बोल रहा है। सिनेमा घरों में टाइगर 3 दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही है। हर रोज टाइगर 3 की कमाई में इजाफा भी देखने को मिल रहा है। रिलीज के तीसरे दिन भी टाइगर 3 ने बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा कायम रखा। इस बीच टाइगर 3 के तीसरे दिन के कलेक्शन के ताजा आंकड़ों की डिटेल सामने आ गई है। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 का फैंस बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दिवाली के मौके पर टाइगर 3 सिनेमा घरों में रिलीज हुई और पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर टाइगर 3 कमाई के मामले में आंधी काट रही है। पहले 2 दिन में डायरेक्टर मनीष शर्मा की इस मूवी ने धमाकेदार कारोबार किया। यही सिलसिला रिलीज के तीसरे दिन भी कायम रहा। ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर टाइगर 3 के तीसरे दिन के ताजा आंकड़े पेश किए हैं, जिसके मुताबिक सलमान खान और कटरीना कैफ की इस फिल्म ने 43.50 करोड़ की शानदार कमाई की है। अब बात कर लेते हैं खेल जगत की। वर्ल्ड कप 2023 के पहले सेमीफाइनल मैच में टीम इंडिया की भिड़ंत न्यूजीलैंड के साथ हो रही है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत धमाकेदार है। रोहित शर्मा का बल्ला एक बार फिर जमकर बोला। उन्होंने 29 गेंदों पर 47 रन की तेज तर्रार पारी खेली। हिटमैन के पवेलियन लौटने के बाद उनके जोड़ीदार शुभमन गिल ने कीवी गेंदबाजों को निशाने पर लिया और एक से बढ़कर एक खूबसूरत शॉट्स लगाए। हालांकि शुभमन बिना आउट हुए ही 89 रन बनाने के बाद ड्रेसिंग रूम लौट गए। कप्तान रोहित ने गिल को मैदान से बाहर बुलाने का फैसला लिया। दरअसल 50 पूरी करने के बाद शुभमन गिल रन लेते समय कुछ असहज नजर आए।
गिल को देखने के लिए फिजियो को बीच मैदान पर आना पड़ा। भारतीय सलामी बल्लेबाज को देखकर ऐसा लगा कि वो गर्मी के चलते क्रैम्प से परेशान दिखाई दिए। फिजियो के चेकअप के बाद गिल ने दोबारा से बल्लेबाजी शुरू की, लेकिन कुछ गेंदों के खेल के बाद वो फिर से रन लेते समय दिक्कत में नजर आए, जिसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने उन्हें वापस पेविलियन में बुला लिया। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण खबरनामा।